रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हो? ताकि आप उसके बेसिस पर एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बता सको। यानी आप अल्टीमेटली ये बता सको कि कंपनी की एसेट्स लाइबिलिटी की यानी बैलेंस शीट क्या है और उसकी इनकम एक्सपेंस यानी उसके प्रॉफिट्स क्या है। तो व्हाट इज द एंड, अल्टीमेटली आपका एंड गोल क्या है? सीए बनना है एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग। तो अकाउंटिंग का भी एंड गोल क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। तो अपन क्या करेंगे, पहले देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, और वहीं से बहुत सारी चीजें फिर अपने को समझने में आना शुरू हो जाएंगी। पर यहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक पार्टनरशिप फर्म के नहीं बना रहे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के बनाएंगे। तो कंपनीज का मतलब जो कंपनीज एक्ट 2013 या पहले की कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनी है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनते हैं, हम सिर्फ उसके बारे में बात करें। अकाउंटिंग हर एंटिटी की एक जैसी होती है, अकाउंटिंग वेरी नहीं करती है पर्सन टू पर्सन। दोस्तों एक चीज समझिए, अकाउंटिंग कोई भी करेगा एक जैसी होगा। आप समझ लीजिए अंग्रेजी भाषा मोरले से एक जैसी होगी, आप भारत में बोलेंगे, भारत के बाहर बोलेंगे, थोड़ी एक्सेंट और इन सब में फर्क पड़ सकता है। सिमिलरली अकाउंटिंग हर कंट्री में एक जैसी होती है, थोड़ा बहुत कंट्री टू कंट्री रूल्स का वेरिएशन हो सकता है, नॉमेनक्लेचर का वेरिएशन हो सकता है। जैसे हम भारत में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, तो वहीं पर इंटरनेशनली उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहा जाता है। तो नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया, बट अल्टीमेटली मोरलेस अकाउंटिंग उनकी और हमारी सेम है। तो इसी तरह से अकाउंटिंग सबकी मोरलेस सेम होती है, बट कंपनीज के केस में हम कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टाइटल देते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल फॉर्मेट में बनाते हैं, वो हो सकता है एक पार्टनरशिप फॉर्म या एक सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अलग। तो दैट इज वाई हम कंपनी का फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 90% आप जब काम करेंगे दोस्तों, तो या तो आप जॉब करेंगे तो किसी ना किसी कंपनी के अंदर करेंगे, ना प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अल्टीमेटली चाहत होगी कि भैया हमारे पास ऑडिट अकाउंटिंग आए तो बड़ी बड़ी कंपनियों की है। तो 90% ऑफ योर रेवेन्यू सोर्स इज बेसिकली गोइंग टू बी डूइंग वर्क ऑफ कंपनीज। तो यही हमारे लिए क्या है, एक मेजर एरिया ऑफ वर्क है। इसलिए अब आप इंटरमीडिएट और फाइनल में सिर्फ कंपनी से रिलेटेड मेजर डिस्कशन करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अब सबसे पहले अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज की बात करते हैं, तो अपन शुरुआत करते हैं दोस्तों फॉर्मेट से। फॉर्मेट का मतलब क्या है कि बैलेंस शीट और पी&एल कैसे दिखती है। लेट अस स्टार्ट विद द बैलेंस शीट फर्स्ट। आज अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों, ये हमारा चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट हो रहा है, बट अपन इसको कोई सीक्वेंस में नहीं ले रहे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के उद्देश्य से कर रहे हैं। तो फॉर्मेट के लिए मैं आपको सीधे जंप करके फॉर्मेट पर ले जाता हूं। तो आप देखेंगे बैलेंस शीट की दो साइड्स होती है। पहले अपन टी फॉर्मेट में बनाते थे, एक तरफ इक्विटी लाइबिलिटी, एक तरफ असेट्स। पार्टनरशिप में आजकल वैसे आज भी वैसी ही बनती है, प्रोप्राइटरशिप की आज भी वैसी ही बनती है। हालांकि वहाँ कोई नियम नहीं है, पर कंपनी में नियम है और वहाँ पे स्ट्रिक्ट कह रखा है कि अब टी फॉर्मेट वाली बैलेंस शीट नहीं बनती, वर्टिकल बनती है, जिसमें सबसे पहले आप इक्विटी और लाइबिलिटीज बताते हैं। तो एक साइड आपकी हो गई इक्विटी और लाइबिलिटी, जो क्या बता रही है बेसिकली, आप यूँ कह लो कि हमारे कंपनी में पैसा कहाँ से आया, सोर्सेस, पैसे लेके कहाँ से आया। अगर पैसा ओनर देता है तो उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। कंपनी के केस में कैपिटल की जगह आ जाता है शेयर होल्डर फंड्स। अपन इन सब के ऊपर काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। कई बार हम शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं पर उन्हें शेयर इशू नहीं करते हैं, तो जब तक वो पैसे के बदले में शेयर नहीं दे रहे हैं तो हम एक शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट बनाते हैं। ये सब डिस्कस करेंगे। आप ये कह सकते हो कि ये पार्ट आपका किससे रिलेटेड हो गया, यू कैन से दिस इज रिलेटिंग टू कैपिटल। वही अगर अपन पैसा बाहर वालों से लेते हैं या बाहर वालों को पैसे देने बाकी है तो उसे हम कहते हैं लाइबिलिटीज, बेसिक समझते हैं। तो ये जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट हो गया आपका लाइबिलिटीज सेक्शन, जिसके अंदर भी दो हेडिंग है, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। क्या फर्क होता है, कैसे प्रेजेंट करते हैं, कौन सी चीज नॉन करंट में आएगी, करंट में आएगी, वी विल डिस्कस दैट। इन्हें बेसिकली आप कहते हो दोस्तों हेडिंग्स। हर हेडिंग के अंदर में
एक एक लाइन में एक एक आइटम को बताते हैं, तो इसके लिए इन्हें कहते हैं लाइन आइटम्स। कुछ लाइन आइटम्स के नीचे फिर और बाइफरकेशन कहते हैं, तो इसको कहते हैं सब लाइन आइटम्स। मेजॉरिटी केस में लाइन आइटम के फर्दर सब लाइन आइटम्स या डिटेल्स जो दिए जाते हैं वो नोट्स में दिए जाते हैं, और आपको बैलेंस शीट पे उसके मुंह पे दिखाना ज़रूरी नहीं होता है, एक्सेप्ट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फेस ऑफ द बैलेंस शीट, फेस यानी कि बैलेंस शीट जो मेन आप बना रहे हो उसी में दिखाना ज़रूरी होता है, उन्हें यहीं पर सब लाइन आइटम के थ्रू शो करना कंपलसरी होता है, अदरवाइज आप बाकी चीज़ें नोट्स में दिखा सकते हो। या नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, इसमें कुछ शब्द आपने सुने हुए होंगे, आपको पता होंगे, जैसे कि बोरोइंग्स। कुछ आपने नहीं सुने होंगे, जैसे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। प्रोविजंस आपने सुने होंगे, ट्रेड पेबल्स आपने सुना है। ये आपकी हो गई एक साइड, इक्विटी और लाइबिलिटी साइड। अब आते हैं दूसरी साइड पे, विच इज असेट साइड। वंस अगेन असेट साइड में दो हेडिंग्स हैं सिर्फ, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, बस। और नॉन करंट असेट के अंदर फिर ये लाइन आइटम है। फिक्स असेट पहले जिसे कहते थे, आजकल उसे पीपी कहते हैं, तो पीपी एन इंटेंजिबल असेट। और फिर उसके अंदर ये बहुत सारी सब लाइन आइटम है जो आपको फेस पे दिखाना है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या क्या आता है? लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, फर्नीचर्स, फिक्सचर्स, प्लांट, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, ये सब अपन नोट्स में दिखाएंगे। पर कुछ चीजें हमें यहाँ पे फेस पे दिखानी है, जैसे कि ये सब दिया गया है यहाँ पे। ये भी लाइन आइटम है, लाइन आइटम है। इनमें से कुछ नाम आपने सुने होंगे, जैसे शायद इंटेंजिबल एसेट सुना हो आपने, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस सुना हो, इन्वेस्टमेंट सुना हो, कुछ नहीं सुना, डेफर्ड टैक्स एसेट। सिमिलरली करंट एसेट्स में वी हैव इन्वेस्टमेंट सुना है आपने, इन्वेंट्री सुना होगा आपने, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स को ट्रेड रिसीवेबल्स कब कहते हैं, कैश इक्विवेलेंट शायद सुना हो आपने, लोन्स एंड एडवांसेस। तो क्या होता है दोस्तों, लोन्स एंड एडवांसेस बोरोइंग्स में नहीं आ रहे, असेट्स में आ रहा है। और यूजुअली हम लोन लेते हैं तो उसे बोरोइंग कहते हैं, और अगर देते हैं तो उसे लोन्स एंड एडवांसेस कहते हैं। तो ये सब अपन डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पर आ रही है, अदर करंट असेट्स। तो ये एक फॉर्मेट है आपकी बैलेंस शीट का, जिसमें आपको कंपल्सरली क्या देना होता है। तो पहला कॉलम होता है आपका पर्टिकुलर, जिसमें आप हेडिंग, लाइन आइटम्स देते हो। उसकी डिटेल आपको देना होती है नोट्स में, जिसे नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। और आपको कंपल्सरली 2 साल के फिगर देना होते हैं, एक करंट ईयर के और एक प्रीवियस पीरियड के। अगर पहला साल है कंपनी का तो प्रीवियस ईयर फिगर नहीं आएंगे, ऑब्वियस सी बात। इससे क्या फायदा होता है, एक कंपैरिजन समझ में आता है। तो जैसे आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल ये बैलेंस शीट आईटीसी की अभी अपन कंसोलिडेटेड नहीं, स्टैंड अलोन सिंपल देखते हैं। तो 2016 एंड 2015, और सॉरी ये तो 9-10 साल पुरानी हो गई, लेटेस्ट लो ना। देखो लेटेस्ट के साथ क्या इशू है, मैं आपको आईटीसी की लेटेस्ट बैलेंस शीट भी बताता हूँ। लेटेस्ट का फॉर्मेट आपको देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ आपको क्योंकि इनकेस अगर आप खुद अगर एनुअल रिपोर्ट कहीं से निकाल के लाते हो तो आपको वहाँ पे फॉर्मेट ही थोड़ा अलग दिखेगा। लेट मी टेक यू टू द बैलेंस शीट। ये 2023 की लेट्स से फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट है, ये भी लेटेस्ट नहीं है बट ठीक है, अभी हैंडी है मेरे पास। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले असेट्स आ रहे हैं और बाद में इक्विटी और लाइबिलिटी आ रही है, जबकि हमने जो पढ़ा उसमें अपोजिट था। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एज पर इंड एज प्रिपेयर्ड, और इंड एज में फॉर्मेट अलग होता है, एएस में अलग होता है। तो ध्यान रखना, आप कभी देखो तो ये देख लेना पहले वो एएस अनुसार बनी है या इंड एज के अनुसार, राइट। तो अब क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यू विल फाइंड व्हाट हैज हैपेंड। तो पिछले साल से इस साल का कंपैरिजन आप देखोगे तो वो कंपैरिजन आपको कहीं ना कहीं मदद करेगा ये चीज़ समझने में कि हाउ हैज़ बीन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, व्हाट्स हैपनिंग इन द कंपनी, चेंजेस क्या हो रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पे अपन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं।
आईटीसी का क्या हुआ है, ग्रॉस इनकम 51,900 से 53,700 करोड़ हुई है, तो कोई ऐसी बहुत बड़ी मेजर ग्रोथ नहीं हुई है। ठीक है, प्रॉफिट्स आप देखोगे तो आप देखोगे 14,000 कुछ थे, उससे 14,900 कुछ हो गए, यानी कि ठीक है ग्रोथ हो रही है, 5-7% है, बहुत मेजर नहीं। यहीं पे इसकी बजाय लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको, लेट मी शो यू अनदर एनुअल रिपोर्ट, रिलायंस की बताता हूँ आपको। और रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप देखेंगे, चलो कंसोलिडेटेड खुल गए, कोई बात नहीं, आप देखें, आप साइज पता पड़ जाएगी आपको। रिलायंस की कंसोलिडेटेड इनकम 8,56,000 करोड़ है। आप समझ रहे हो, जीडीपी का 3.5% है। इसका मतलब यह है कि आप अगर 1 रुपया खर्चते हो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें से 3.5 पैसा उस 1 रुपये में से रिलायंस की जेब में जा रहा है। ये साइज है कंपनी की। और ग्रोथ देखेंगे तो आप चौकन्ने रह जाएंगे कि इतनी बड़ी कंपनी भी आप 6,95,000 से 8,56,000, आप देखिए क्या ग्रोथ है। इट इज एट दिस पर्टिकुलर जंक्चर बिजनेस लेवल पे भी क्या हो रही है, इट इज एबल टू 120% प्लस ग्रोथ इन रेवेन्यूज, ह्यूज। अब यहाँ पे प्रॉफिट्स देखेंगे तो यूल फाइंड कि यस, इवन प्रॉफिट्स हैव ग्रोन सब्सटैंशियली, 15% प्लस प्रॉफिट ग्रोथ है। तो इसके लिए क्या होता है, आपको रिलेटिविटी के लिए ये ज़रूरी है कि आप बेहतर कर रहे हो या ख़राब कर रहे हो एब्सोल्यूट टर्म्स के अलावा, इसलिए प्रीवियस ईयर फिगर्स मांगे जाते हैं। 99% केसेस में आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें प्रीवियस ईयर फिगर्स नहीं आते, तो हमें सिर्फ करंट ईयर फिगर देना होते हैं, नीचे नोट देना है कि भाई ये प्रीवियस ईयर फिगर्स अवेलेबल नहीं है, तो नहीं दिया। अब ये फॉर्मेट है आपका बैलेंस शीट का। इस फॉर्मेट में इक्विटी लाइबिलिटी साइड है एंड देन वी हैव दी असेट साइड, और इसके अंदर ये बहुत सारी चीजें। ऐसा फॉर्मेट क्यों बनाया जाता है सर, इक्विटी साइड और लाइबिलिटी साइड? तो अब इसके पीछे का एक छोटा सा बैकग्राउंड डिस्कशन अपन करते हैं, वो क्या है। ये पूरा फॉर्मेट अल्टीमेटली किसके ऊपर बेस्ड है? तो अब अपन चैप्टर 11 डिस्कस करने की बजाय थोड़ा सा बेसिक्स फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंटिंग बेसिक्स क्यों कर रहे हो सर डिस्कस? ऐसे तो आप लोग सब अकाउंटिंग जानते हो दोस्तों, बट फिर भी हो सकता है कि कैसा है ना भैया, अंग्रेजी हर किसी की एक जैसी नहीं होती। सम पीपल टॉक इंग्लिश एंड सम पीपल हरास इंग्लिश। तो कोई बदला लेते हैं अंग्रेजों से अंग्रेजी बोल के, और कोई बढ़ावा देते हैं अंग्रेजी बोल के अंग्रेजी को। तो अपन एक रिदम में ले आए। हालांकि अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, अकाउंटिंग का नॉलेज का डिफरेंस थोड़ा बहुत होगा, तो एक अपन लेवल पर अपने नॉलेज को ले आए, इसलिए एक बार क्विक बेसिक्स का डिस्कशन कर लेते। डिस्कशन बेसिक्स में सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं दोस्तों किससे? अकाउंटिंग का सब कुछ डिपेंडेंट है बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन पर। द गोल्डन अकाउंटिंग इक्वेशन सिंपली सेज असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और ये पूरा किस लॉजिक पर क्रिएट होता है? दिस इज बेस्ड ऑन द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच इज डेबिट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। तो अकाउंट्स का एक सिंपल सा रूल है कि हर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कोई चीज डेबिट होगी और कोई चीज क्रेडिट होगी, और हमेशा जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही अमाउंट क्रेडिट होगा। ये सब अपन, तो इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने इंस्टेड ऑफ सेइंग कि असेट बढ़ रही है तो प्लस करो, कम हो रही है तो माइनस करो, हम क्या बोलते हैं, अगर असेट बढ़ रहा है तो डेबिट करो, असेट कम हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दो, कम हो रही है तो डेबिट कर दो। सिमिलरली कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट कर दो, कम हो रहा है तो डेबिट कर दो। इतना परेशान नहीं होना है, तो सिंपल सी बात अपन समझ लेते हैं दोस्तों। असेट का साइन हमेशा क्या होता है? डेबिट बैलेंस। और लाइबिलिटी और कैपिटल इक्विटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। हालांकि कैपिटल आपकी बढ़ती है प्रॉफिट से, तो दोस्तों प्रॉफिट्स क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंस। बेसिक सी चीज डिस्कस करें, तो प्रॉफिट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? कैपिटल बढ़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट तो ओनर का होता है, और कैपिटल का साइन क्या है? क्रेडिट। तो प्रॉफिट का क्या हुआ? साइन क्रेडिट। पर प्रॉफिट किससे बढ़ते हैं? इनकम बढ़ने से। तो इनकम बढ़ेगी तो क्या होएगा? क्रेडिट। और एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट नहीं होगा, क्रेडिट कम होगा, यानी डेबिट। यानी अगर अपन चाहें तो इस पूरे को ऐसे भी कंक्लूड कर सकते हैं, एकदम बेसिक है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है।
असेट, एक्सपेंस, इनकम, लाइबिलिटी, कैपिटल, ये दोनों में प्लस डेबिट को कहते हैं, इन तीनों में प्लस क्रेडिट को कहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, बस ऐसा है तो ऐसा ही है। देखो दोस्तों, कुछ चीजों के सिद्धांत अपने आप में हमेशा, नियम अपने आप में क्या होंगे? फिक्स होंगे, डिफाइन कर रखे वैसे ही होंगे। मतलब क्या है इसका? बहुत ही सिंपल सी बात है। आप बताइए भैया, गाड़ी आप चलाते हो तो कौन सी साइड पे चलाते हो? तो whenever we drive on which side of the road? तो ये हमारी गाड़ियां जितनी भी होती है वो सारी की सारी होती है राइट हैंड साइड, स्टीयरिंग वाली, और हम हमारी गाड़ी चलाते हैं लेफ्ट साइड पे। यूएस में आप जाओगे तो वहाँ गाड़ियाँ की साइड्स अलग होते हैं। अब आप समझिए कितनी प्रॉब्लम आएगी कि इंडिया में आपकी सारी गाड़ियाँ राइट हैंड स्टीयरिंग व्हील की, और यहाँ पे आपको चलना है लेफ्ट साइड में। यूएस में आप जाओगे तो वहाँ लेफ्ट हैंड व्हील होगा और आपको चलना राइट साइड में पड़ेगा। कितना बेहतर होता कि पूरे ग्लोब में सारी की सारी गाड़ियाँ एक तरफ स्टीयरिंग होता और एक तरफ ही चलना होता। तो हमने एक नियम बना दिया सपोज ग्लोबली कि भैया सबको ही गाड़ी कहाँ चलाएगा? लेफ्ट साइड पे ही चलाएगा। मेरा भारत महान, सबको ही भारत को फॉलो करे। तो सेम अकाउंटिंग ने बोला कि यार चलो ड्राइविंग लोग एक तरफ करे ना करे, हमने हमारे नियम फिक्स कर दिए। क्या फिक्स कर दिया? सिंपल सी चीज है, असेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कैपिटल लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। फिक्स है भाई। एक चीज बताओ, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। आप सीधी सी बात बताओ, 3+2 कितना होता है? 5 ही होएगा। क्यों 1 क्यों नहीं हुआ? तो प्लस का साइन होता है बढ़ाने का, मतलब तो प्लस अगर करोगे तो बढ़ेगा ही, सीधी सी बात। तो सर ऐसा भी तो कर सकते थे, माइनस करने पे बढ़ा देते। तो फिर आप बोलते हैं फिर माइनस करने पे क्यों बढ़ा रहे हैं, माइनस करने पे कम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो एक जगह तो हमें फिक्स करना है, तो हमने फिक्स कर दिया। क्या फिक्स कर दिया? सिंपल, 3+2 है तो 5 ही होगा, 3 - 2 है तो 1 ही होगा। पर एक बात तो -3 - 2 करोगे तो क्या होएगा? -3 - 2 तो -5 हो जाएगा, तो ये तो प्लस हो गया। अरे नहीं सर, ये माइनस हो गया। अरे सर ये क्या हो रहा है? मतलब समझ में आया? तो हमने एक नियम बना दिया दोस्तों, सिंपल सा नियम है कि अगर कोई भी चीज असेट या एक्सपेंस है तो वो बढ़ेगी तो डेबिट होगा, इनकम, कैपिटल और लाइबिलिटी है वो बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा। सिंपल रूल बना दिया ये। सर ये सब अपन क्यों रिवाइज कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, इसका डिस्कशन अभी क्यों करना जरूरी। तो इनकम, कैपिटल और लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। अब अच्छी बात यह है दोस्तों कि जैसे ही मैंने आपको यह समझाया कि अकाउंटिंग में प्लस माइनस का कोई नियम ही नहीं होता है, सब कुछ डेबिट और क्रेडिट से चलता है। तो चलो जल्दी से बताओ कि अगर आपको असेट बढ़ाने हैं तो आप क्या करोगे? सर डेबिट करेंगे। और अगर आपको असेट कम करने हैं तो आप क्या करोगे? सर माइनस डेबिट करेंगे। नहीं, माइनस प्लस होता ही नहीं है अकाउंटिंग में, सिर्फ डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। तो अगर आपको असेट को कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ये सिंपल सा नियम है और कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे किस काम में आएगा दोस्तों? ये हमारे काम आएगा हमको जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में, तो हमको देते हैं ट्रायल बैलेंस। और कई बार ट्रायल बैलेंस में साइन भी नहीं देते कि डेबिट है या क्रेडिट है। वहां पर फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि उसको मैं कहां पर बैलेंस शीट में दिखाऊं, कमबख्त ये असेट है या लाइबिलिटी। कई बार उल्टा हो जाता है। आपको लिख दिया इंटरेस्ट, जल्दी से बताना, इस सवाल का जवाब दो। लिख दिया इंटरेस्ट, ये नहीं लिखा इंटरेस्ट इनकम है या इंटरेस्ट एक्सपेंस है एग्जाम में। और ट्रायल बैलेंस दिया और उसके सामने लिख दिया 5000 क्रेडिट बैलेंस, 5000 क्रेडिट बैलेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? चलो बताओ, इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं लिखा, और आगे लिख दिया 5000 और लिख दिया क्रेडिट। आप बताइए इसका क्या मतलब है? सबसे पहली चीज आपको यह डिफाइन करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट क्या है, वेदर इट इज एन असेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। जल्दी से बताओ इंटरेस्ट क्या होगा? सर इधर इट विल बी एन इनकम और इट विल बी एन एक्सपेंस। वेरी गुड। अब अगर उसमें लिखा है सामने 5000 क्रेडिट, इसका मतलब इसका बैलेंस क्या है दोस्तों? क्रेडिट बैलेंस है। और क्रेडिट बैलेंस किन चीजों का होता है? इनकम, कैपिटल और लाइबिलिटीज का। तो जैसे ही मैंने बोला 5000 क्रेडिट है, इसका मतलब कि ये इनकम हो सकती है। तो या तो इंटरेस्ट इनकम है या एक्सपेंस है, और क्रेडिट है इसका मतलब इनकम। तो मतलब समझ में आया ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि कई जगह ऐसे कंफ्यूजन आएंगे, फिर आप बोलोगे सर ये डिस्काउंट दिया है, ये रिसीव्ड है या गिवन है? रिसीव्ड हुई तो इनकम, गिवन है तो खर्चा।
तो ये किससे देखना पड़ेगा फिर साइन से कि यार वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। कई जगह ऐसा होगा कि आपको सिंपली दिया जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस 3000 और बोलेंगे लेट्स से ट्रायल बैलेंस या इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालना है, तो फिर हमें इसे कहाँ ले जाना पड़ेगा, तो हमें मालूम है इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो एक्सपेंस है और इसका डेबिट बैलेंस है तो इसे डेबिट जैसे ट्रीट करें। कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें नीचे जो लैंग्वेज होती है उसमें लैंग्वेज में भी ऐसा लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन अबव इज टू बी क्रेडिटेड बाय 1000 बिकॉज ऑफ एन एरर, यानी हमसे कोई गलती हो गई तो हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस को 1000 से क्रेडिट करना है। चाहते तो वो लिख सकते थे इंटरेस्ट एक्सपेंस को कम करना है, पर उन्होंने लिख दिया क्रेडिट करना है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि भैया एक्सपेंस में क्रेडिट का मतलब क्या होता है। एक्सपेंस में क्रेडिट का मतलब होता है एक्सपेंस को कम करना, तो इसका मतलब हमें एक्सपेंस कम करना है क्योंकि हमसे कोई गलती पिछले साल की हो गई जिससे अब हम सुधार रहे हैं। तो एक चीज एकदम दिमाग में क्लियर कर लो दोस्तों कि अकाउंटिंग में हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं। डेबिट दो चीजों का होता है, इनफैक्ट डेबिट बैलेंस असेट्स का होता है और क्रेडिट लायबिलिटी और कैपिटल का होता है। इसलिए असेट हमेशा बढ़ेगा तो डेबिट ही होगा, कम होगा तो क्रेडिट ही होगा। इनकम लायबिलिटी कैपिटल हमेशा बढ़ेगी तो क्रेडिट ही होगी, कम होगी तो डेबिट ही होगी। तो अगर आपके सामने कोई भी ट्रायल बैलेंस अगर प्रेजेंट किया जाता है तो उस ट्रायल बैलेंस में आपको सबसे पहले अगर बैलेंस डेबिट क्रेडिट नहीं दिए हैं तो देखना है वो असेट इनकम एक्सपेंस लायबिलिटी कैपिटल क्या है, और एक बार ये समझ में आ जाए तो फिर आपको ये देखना है कि उसका बैलेंस डेबिट क्रेडिट क्या होगा, अकॉर्डिंगली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां पर जाएगा। तो अब मैं आपके सामने क्या करता हूं, एक लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स लिखता हूं। सर ये सब हम भी लिखेंगे क्या कॉपी में, आप चाहें तो लिख सकते हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है, एक प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। और इससे अब आपको समझ में भी आएगा कि अपन ये सब डिस्कशन क्यों कर रहे हैं अभी। ठीक है, एकदम बेसिक डिस्कशन हो रहा है, मस्त। लेट्स से यू बीन गिवन विद अ ट्रायल बैलेंस और अ समरी। आपको बोला है कंपनी ये समरी है, ये ले लीजिए और इसके बेसिस पे बताइए कि ये क्या है। तो नाउ यू विल हैव टू टेल मी कि व्हाट इज दिस। शुरू करते हैं, चलिए। लैंड, बिल्डिंग, कार, पेट्रोल परचेस्ड, repairs of car, inventory or stock of goods, purchases, purchase returned, sales, sales returned, interest paid, outstanding interest, insurance premium, prepaid insurance, accrued interest on investment, depreciation, provision for bad debts, or let's say provision for depreciation, discount given, provision for discount given or to be given, discount received from creditors, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। हालांकि ऐसी चीज रियल लाइफ में होना नहीं चाहिए, बट स्टिल गुडविल। और ये एक छोटी सी लिस्ट बनाई है अभी मैंने। अब इन सबके सामने हमें क्या करना है दोस्त, इन सबके सामने हमें ये लिखना है 1 2 3 4 नंबर दे देते हैं अपन। चलो
आपको सबसे पहले लिखना है कि ये पांचों चीजों में से क्या है, और इसलिए इनमें डेबिट या क्रेडिट क्या करेंगे अगर इन्हें बढ़ाना है तो। ये 22 चीजें ऐसी और लेके आ जाएंगे, अभी अपन डिस्कस और कर लेंगे। चलिए बताइए। फटाफट एक एक करके पूछते जाता हूँ, आप बताते जाओ। लैंड अपने आप में क्या होना चाहिए यूजुअली? तो जमीन आपने खरीदी है तो यूजुअली ये क्या होगी? असेट। तो इसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट। बैलेंस यानी आपको सिर्फ ये बताना है कि अगर आपने लैंड खरीदी है तो आप क्या करोगे, डेबिट या क्रेडिट। तो बढ़ाना है तो क्या करेंगे? डेबिट। बिल्डिंग असेट है, बढ़ाना है तो क्या करेंगे? डेबिट। कार असेट है मेरी, बढ़ाना है तो क्या करूंगा? डेबिट। पेट्रोल खरीदा है ये मैंने, तो ये क्या है? चलिए अब मैं आपसे सारे क्वेश्चन के जवाब नहीं पूछ रहा हूँ, चार्ट में मैं जो स्पेसिफिक पूछूंगा उसका जवाब दीजिए। फोर्थ पॉइंट का जवाब दो। चलो, पेट्रोल खरीदा आपने, आपके लिए ये क्या होगा? तो पेट्रोल परचेज किसके लिए किया भैया? हमने कार के लिए किया। तो ये क्या होगा? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी बेटा, इतना समय काहे? एक चार्ट में बढ़िया सवाल पूछता हूं मैं। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल इज एन असेट और एन एक्सपेंस, ये भी पूछते हैं। देखिए तो कैसा है ना दोस्त, पेट्रोल अगर आपने खरीदा है तो ऑब्वियसली आप इसे असेट तो मानोगे नहीं। ये आपने गाड़ी के लिए खरीदा होगा तो ये आपका एक्सपेंस होगा यूजुअली, तो डेबिट हुआ। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं, मैंने रिपेयर कराया, और ये भी खर्चा ही है, कोई भी तरह का रिपेयर कराया होगा तो डेबिट होगा। इन्वेंट्री स्टॉक आपके पास रखा है तो ये आपकी असेट होगी, डेबिट होगा। परचेज क्या होगी, ये मैंने आपको चार्ट में एक पोल दी है, इसे क्लिक करके ट्राई करने की कोशिश करिए। मैंने गुड्स खरीदे रीसेल करने के लिए, स्टॉक इन ट्रेड जिसे कहते हैं। भाई अपना बिजनेस है, अपन मोबाइल शॉप खोल के बैठे हैं, मोबाइल खरीदते आगे बेचते, खरीदते बेचते, खरीदते। सेकेंड हैंड कार का हमारी दुकान है जिसमें दूसरी है, हम सेकेंड हैंड कार लोगों से खरीदते आगे रीसेल खरीदते, करते खरीदते बेचते बेचते। तो ये जो स्टॉक रखा हुआ है मोबाइल फोन्स का, सेकेंड हैंड कार्स का, अगर मेरा बिजनेस से रीसेल करना है तो ये मेरे लिए क्या होगा? बोलो। तो सर स्टॉक रखा है तो मेरा असेट है, पर जब मैंने परचेज किया तो मैं उसे क्या मानूं, असेट मानूं या एक्सपेंस मानूं? तो ऐसा है ना दोस्त कि आप इसे, हो सकता है आप इसे एक्सपेंस मानो, ये बोल के कि भैया बिजनेस में जो चीज़ खरीदते हैं वो खर्चा है, बेचते हैं वो इनकम है। हो सकता है आप बोलो नहीं अभी तो ये असेट है, जब मैं बेचूंगा तब क्या होएगा, तब खर्चा बुक होएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया एक तरह से, कि भले ही ये एक्सपेंस हो या असेट हो, इसका बैलेंस डेबिट ही रहेगा। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक्सपेंस है या असेट है। तो इससे अब आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगा दोस्तों कि अकाउंटिंग समझने के लिए क्या क्या समझना पड़ता है। सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि ट्रांजैक्शन में जो चीज़ बुक करनी है रिकॉर्ड्स में, वो हमारे लिए क्या है, इज इट एन एक्सपेंस, असेट, इनकम, लाइबिलिटी, क्या। और फिर डेबिट क्रेडिट की बात आती है कि उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। अब परचेज रिटर्न क्या होगा? तो टेक्निकली स्पीकिंग परचेज रिटर्न एक, अगर परचेज को मैं एक्सपेंस मान रहा हूं तो मैंने माल खरीदा तो ये मेरा खर्चा है, तो उसे रिटर्न किया तो इनकम हो गई। तो बढ़िया है, ऐसे कमाई नहीं हो रही है तो यही करो, माल खरीदो और बेचो, खरीदो और बेचो। बोले आज घर गए और घर में बोला अरे आज तो बहुत ही बढ़िया दिन रहा। हमने पूछा क्यों? हमने बोला अरे इतने दिन से कुछ सेल ही नहीं हो रही थी दुकान में, और आज 1 लाख रुपए एक ही कमाई हो गई। हमने बोला कैसे? हमने बोला 1 लाख का माल जो हमने खरीदा था रिटर्न कर दिया तो पैसे वापस। हमने बोला "ये कमाई कैसे हुई, तूने माल रिटर्न किया तो?" हमने बोला अरे पैसे आए ना। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आप इसे क्या नहीं बोलोगे, ये आपकी इनकम है। रादर आप क्या बोलोगे कि आपका यहाँ पर क्या हो गया है, एक्सपेंस या जो असेट था, इन्वेंट्री थी, वो कम हो गई है। इसका मतलब इसको क्रेडिट करोगे। अच्छा, तो देखो अब आप क्या सही लॉजिक से डबल एंट्री सिस्टम बनाई है जिसने भी बनाई है,
क्यों? क्योंकि अब एक्सपेंस अगर कम हो रहा है तो आपको सोचना कुछ नहीं है, आपको बस क्रेडिट कर देना है। अगर इनकम बढ़ती तो भी क्रेडिट करते हैं। जैसे इसी की बजाय अगर आपने गुड्स बेचे होते तो ये आपकी इनकम होती, और इनकम होती तो डेफिनेटली क्या होता, क्रेडिट। तो आप माल रिटर्न करोगे तो भी पैसा आएगा, वो भी क्रेडिट हो रहा है। क्या? परचेज रिटर्न इज क्रेडिट। सिमिलरली माल बेच रहे हो तो भी पैसा आ रहा है, वो क्रेडिट है। पर दोनों का नॉमेनक्लेचर अलग है। क्यों? क्योंकि सेल का मतलब मैंने माल बेच के पैसा कमाया, पर परचेज रिटर्न का मतलब कि मैंने माल बेचा नहीं है, जो खरीदा था वो वापस कर दिया है, तो रिटर्न हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, मेरे एक्सपेंस कम हो गए। पर अल्टीमेटली दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, तो साइन दोनों का सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से सेल्स रिटर्न होगी तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी इनकम कम हुई है, इसका मतलब डेबिट। अब मैंने इंटरेस्ट पे किया, इसका क्या करूं? तो इंटरेस्ट पेड तो नॉर्मली मेरा एक्सपेंस ही होगा, खर्चा ही है मेरा, इतना तो हम समझते ही हैं। तो इसका बैलेंस क्या होना चाहिए, डेबिट। यानी इसको बढ़ाना है तो डेबिट करेंगे। पर सवाल आता है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, प्रीपेड, अक्रूड, इसमें एक और टर्म होती है जिसे कहते हैं एडवांस, जिसे आप एडजस्टमेंट एंट्री बोलते थे, अनअर्न्ड इनकम्स। ये चार बहुत ही स्पेशल केसेस है बेटा, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअर्न्ड। ये बहुत स्पेशल केसेस है। ये चारों की एडजस्टमेंट जर्नल अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप नोट करने के लिए बस नोट कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि इसमें और एक प्रोविजंस में। इन दोनों को अपन एक ब्रीफ में अलग से डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको समझ में आ रहा है कि इनिशियल स्टेज पे क्या हो रहा है बेटा। एक बेसिक जिन चीज़ों में आपको आगे प्रॉब्लम आती है, वो साथ साथ में अपनी क्या होती जाएंगी, कवर होती जाएंगी। ठीक है, अपन जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे, नॉट टू वरी। बट अभी बेसिकली मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ, जैसे अपन क्लास में डिस्कस करने वाले। तो ये सब आपको पता है, बट अब क्लास में अपन डिस्कशन एक मोड पे करें, इसलिए एक बार इसका रिकैप हो रहा है। तो चलो अपन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पर आते हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या है, वेरी क्विकली। सर एक्सपेंस है नहीं, ये लाइबिलिटी होती है। क्यों लाइबिलिटी होती है, ये अपन डिस्कस करेंगे, इसलिए ये क्रेडिट होगा। तो ये जो चार चीजें मैंने ब्रैकेट में लिखी है, दिस इज TBD, टू बी डिस्कस्ड। डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे, पर कभी करेंगे, बाद में करेंगे। अभी पहले एक बार बेसिक करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मली आपने दिया है, तो ये आपका क्या होगा, खर्चा होगा। और अगर वो प्रीपेड है तो वो आपका असेट होता है। क्यों, वी विल डिस्कस। अक्रूड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी आपका असेट है, ना कि इनकम। क्यों, टू बी डिस्कस्ड है। डेप्रिसिएशन किसी भी चीज पे क्या है, एक तरह से असेट पे खर्चा है, तो डेबिट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, तो ये सारे प्रोविजंस भी स्पेशल केसेस है, और दैट इज वाई ये सब भी हम क्या करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। प्रोविजन दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक प्रोविजन जो किसी एसेट या लाइबिलिटी पे बनाया जाता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर आइटम पे बनाया जाता है। और एक प्रोविजन जिसका मतलब होता है कि आपको किसी को पैसे देने, अमाउंट अभी बतानी है, तो प्रोविजन। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स पेबल, हमें सरकार को इनकम टैक्स पे करना है, पर अभी एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है कितना पे करना है, तो हमने एक प्रोविजन अंदाजन बना लिया, प्रोवाइड फॉर कर दिया। अरे प्रोविजन समझते हो भाई? आप समझ लीजिए कि लेट्स से स्कूल से आपको एक एजुकेशनल ट्रिप टू गोवा पर ले जा रहे हैं। एजुकेशनल ट्रिप बहुत बढ़िया, क्या दिखाएंगे सर? वहां नेचुरल ब्यूटी के बारे में स्टडी करना। वाह 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 बेटा। तो एजुकेशनल ट्रिप टू गोवा पे आप गए हो दोस्तों, तो आप घर वालों के बोलोगे कि भैया हमें ट्रिप पे ले जा रहे हैं, ऐसे तो पैसे आपने दे दिए स्कूल वालों को, पर हाथ खर्चे के लिए थोड़ा दे दो। तो अब डैड बोले कि बता एग्जैक्ट कहाँ कहाँ पे कितना खर्चा करेगा। हमने बोला भाई वहां पे तो पानी भी क्या है, उससे महंगा है। तो अब आप बोलो कि पानी खरीदना है या वो खरीदे। अगर पैसे बचाने, डैड ने बोला, मैंने बोला दो फिर पैसे, क्योंकि पानी तो मिनरल वाटर ही खरीदना पड़ता है, वहां बहुत दिक्कत है पानी की। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि कितने पैसे लगेंगे, एग्जैक्ट तो दे नहीं पाएंगे। हमने बोला यार अंदाजन आप देख लो, हमारे हिसाब से 25,000 में हो जाना चाहिए। एड ने लगाया, बोले ये रख 15,000 और जो भी बचे दे देना। तो उन्होंने क्या किया, एक अंदाजन आपको अमाउंट दे दिया। तो इसी तरह से कई बार खर्चों में एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि यार कितना होगा, तो अपन एक अंदाजन खर्चे का प्रोविजन बना देते हैं कि यार मार्च की बिजली का बिल आया नहीं है, अभी बुक्स क्लोज कर दी है, हर महीने हमारा 20,000 का आता है, तो एक प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 20,000 का बना दो, थोड़ा कम ज्यादा होगा देख लेंगे क्या करना। ये तरह के प्रोविजन जिसमें पैसे देने होते हैं दोस्तों, ये लाइबिलिटी, क्योंकि पैसे देने। और अगर कोई प्रोविजन किसी चीज के ऊपर बनाए तो उसका नेचर वही होगा जो उस चीज का है। इसका मतलब क्या है,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किस पे बनता है सर? डेप्रिसिएशन पे। अरे मेरे भाई, प्रोविजन फॉर डेप्री पे नहीं बनता, असेट पे बनता है। तो इसके लिए इसका नेचर किसके जैसा होगा? असेट जैसा। पर ये असेट को क्या करता है? कम करता है। तो कोई भी चीज असेट को कम करेगी तो क्रेडिट। तो ये तो तय है कि इनका साइन क्रेडिट ही होगा प्रोविजन का। पर ऐसा नहीं है हर प्रोविजन लाइबिलिटी होती है। देखो, अगर कोई प्रोविजन लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का क्रेडिट साइन है। पर अगर कोई प्रोविजन असेट पे बनाया है तो उसे लाइबिलिटी की बजाय हम असेट में कमी बोलते हैं, उसका भी साइन क्रेडिट है। तो डबल एंट्री की यही खासियत है दोस्तों, कि आप इसे असेट को कम करने की बात मानो या लाइबिलिटी मानो, दोनों ही केस में ये होना क्रेडिट ही है, बट इसका प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या देखें? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट अपन दे रहे हैं किस पे? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या है? असेट। तो ये मेरे असेट को क्या कर रहा है? कम, तो क्रेडिट। पर क्रेडिटर पे अगर अपन प्रोविजन दे रहे हैं या बना रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है डिस्काउंट मिलने वाला है, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी है और ये लाइबिलिटी को हमारी कम करेगा, क्योंकि डिस्काउंट मिलेगा तो पैसा कम देना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में फिर इस प्रोविजन को हमें क्या बनाना पड़ेगा? डेबिट, क्योंकि ये लाइबिलिटी को कम कर रहा है। ये रियल लाइफ में नहीं बनता है, हालांकि आपके मॉड्यूल में इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं, बट रियल लाइफ में ये होता नहीं है। अपन डिस्कस करेंगे इन सब के ऊपर जो रेड में मार्क किया। बाकी आप बोल सकते हो दोस्तों, डिस्काउंट अगर दिया है तो खर्चा है, खर्चे का हमेशा बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। पर क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला है तो ये हमारी बचत है, बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। गुडविल आपकी एक असेट है और असेट बढ़ती है तो क्या होता है? अनअर्न्ड इनकम आपकी लाइबिलिटी है। क्यों? बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए क्रेडिट। और एक प्रोविजन की अपन ने बात करी तो अपन लिख लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स पेबल। ये आपको पैसा देना है तो ये आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को अगर बढ़ाना है तो हमेशा क्या करेंगे? क्रेडिट। तो अगर जो चीज असेट है तो वो कहां पर जाएगी? तो असेट सारे जाएंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में, लाइबिलिटी जाएगी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, इनकम जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम साइड में, एक्सपेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सपेंस साइड में। और ये सारी चीजें अकॉर्डिंगली रिस्पेक्टिव जगह पे चली जाएगी। लाइबिलिटी ओनर्स के प्रति है तो वो कहाँ पे चली जाएगी? कैपिटल में चली जाएगी। और ऐसे कैपिटल में जाने से इफेक्टिवली इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अल्टीमेटली आपके इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरे बने। तो कैसा है कि सोर्स पे आपको चीजों को समझना है कि कैसे ये सोर्स पे चीजों की अकाउंटिंग हो रही है। और एक बार आपको सोर्स लेवल पे समझ में आ गया अकाउंटिंग कैसे हो रही है, तो ऑटोमेटिकली फिर अपन उससे क्या करते जाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुंचते जाएंगे। अब ये सब अपन ने क्यों डिस्कस किया? आपको बहुत ही शॉर्ट में मैं क्विकली लेट्स से आपके सामने एक केस रखता हूं। अभी अपन क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपको पर्पस बता रहा हूं अपन क्यों समझ। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव गॉट इन फ्रंट ऑफ यू फ्यू क्वेश्चंस। ये जो आपके पास किताब आएगी, इन सब क्वेश्चंस में आपको ये भी बताएगा कि ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से आए, स्टडी मटेरियल से आए, मॉक टेस्ट पेपर से आए, रिवीजन टेस्ट पेपर से आए, पास्ट एग्जाम से आए। अब इसमें लेट्स से इफ वी सी एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको बोला है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाइए। थैंकफुली यहाँ पे हमें डेबिट क्रेडिट बैलेंस दिए हुए हैं। सिमिलरली यहाँ पर थैंकफुली हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और डेबिट और क्रेडिट साइड टी फॉर्मेट में बनाया। ट्रायल बैलेंस कैसे भी बन सकता है। अब आप देखिए, आपको बोल रहे हैं यहाँ पे बैलेंस शीट भी बनाना है और P&L दोनों चीजें बनानी है और ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। अब आपको जब ये चीज देखोगे तो कुछ चीजें आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएंगी कि भैया इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, मालूम है कैपिटल होता है तो इट इज अ कैपिटल, तो क्रेडिट बैलेंस होगा। डिबेंचर हमारी लाइबिलिटी होती है, क्या होता है डिबेंचर, ये सब डिस्कस करेंगे टर्म्स। लोन लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, सेल्स इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होगा, रेंट रिसीव्ड है, इनकम है, क्रेडिट होगा, ट्रांसफर फीस। अब ये देखो, ये डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकती थी, पर क्योंकि ये क्रेडिट में दिया है तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया ये इनकम होगी ना कि एक्सपेंस। अगर ये डेबिट क्रेडिट बैलेंस नहीं देते, ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ट्रांसफर फीस लिखते तो फिर लिखते रिसीव्ड है या गिवन है। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन मशीन में। अब मशीन नॉर्मली क्या होती है बेटा?
असेट, असेट का मतलब इसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट। पर मशीन पे प्रोविजन है तो ये असेट को कम कर रहा है, इसलिए इसका बैलेंस है करेक्ट। मेरा आपसे सवाल है कि ये जो डिप्रिसिएशन प्रोविजन ऑन मशीन है, आप इसे बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाओगे बताओ। क्या ये बैलेंस शीट में डिप्रिसिएशन प्रोविजन इक्विटी और लाइबिलिटी साइड में दिखेगा, लाइबिलिटीज में, या असेट साइड में दिखेगा? अगर आपका जवाब है इक्विटी और लाइबिलिटी तो बोलो ए, और असेट है तो बोलो बी। जल्दी बताओ। हालांकि प्रोविजन हमें डिस्कस करना बाकी है, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी बहुत ही आराम से हौले हौले जितना मैंने बताया है उसके हिसाब से बताइए। डेप्रिसिएशन प्रोविजन ऑन मशीन ये क्या है? पहली चीज, क्या ये एक्सपेंस है? हो ही नहीं सकता, एक्सपेंस होता तो डेबिट साइड में आता, क्योंकि एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता। क्या ये इनकम है? अरे इनकम नाम से ही नहीं लग रही। क्या ये लाइबिलिटी है? तो प्रोविजन तो लाइबिलिटी होते। तो क्या मैं इसे इक्विटी और लाइबिलिटी साइड पे दिखा दूं प्रोविजंस के अंतर्गत, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रोविजन में? तो कैसी बात कर रहे हो? प्रोविजन ऑन डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन अगर आपने लाइबिलिटी साइड में दिखा दिया दोस्तों, आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? क्यों? क्योंकि है ये प्रोविजन, इसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट। लेकिन प्रोविजंस अगर कोई एसेट पे बनाए जाते हैं तो अभी हमने ब्रीफ में बताया, आगे अपन पढ़ेंगे डिटेल में, ब्रीफ में बताया कि प्रोविजंस अगर किसी भी एसेट पे बनाए जाते हैं तो क्या माना जाता है, वो लाइबिलिटी नहीं है, वो एसेट को कम कर रहा है। तो ये प्रोविजन बनाया गया है डिप्रिसिएशन ऑन मशीन पे, तो ये एसेट को कम कर रहा है, तो इसका मतलब ये एसेट साइड में आएगा। और कैसे आएगा? तो हम एसेट में लिखेंगे मशीन, डेफिनेटली एसेट साइड में कहीं ना कहीं मशीन आ रही होगी या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ रहा होगा। तो हम एसेट में देखेंगे कि हमारी कहीं पर मशीन आ रही है, एसेट आ रहा है क्या, तो ये प्लांट एंड मशीन दिया 860, तो हम यहाँ पे एसेट साइड में लिखेंगे 8,60,000 और इससे लेस करेंगे प्रोविजन फॉर मशीनरी। कितने का? 1,46,000। और ये जो बैलेंस हमारा बचेगा ये हमारी बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में दिखेगा। तो अभी तो मैंने आपको ब्रीफ में बताया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लेके मैं आपको समझाऊंगा। अभी जरा भी ये चिंता मत करना कि हमने पढ़ लिया है, मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक फ्लो आपको बता रहा हूँ क्यों पढ़ रहे हैं अपन ये से। बहुत सही जवाब दिया, शाबाश प्राची, वेल डन। क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर, आपको समझ में आ रहा है? द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल। सबसे पहले अपन डेबिट क्रेडिट के हमारे साइंस के जो फंडामेंटल्स हैं उनको क्लियर कर लेंगे। एक बार ये सारे फंडामेंटल अपने क्लियर होंगे उसके बाद अपन एक्चुअल में फाइनल अकाउंट्स पढ़ना शुरू करें। आपको मैं बस एक पाथवे बता देता हूं कि हमारा सीक्वेंस चीजों को पढ़ने का कैसे होगा। कोई भी फाइनल अकाउंट्स अगर आपको प्रिपेयर करना है बेटा, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमारा स्टेप 1 होना चाहिए, वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई whether it is an asset, expense or income liability of capital। सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि वो इनमें से क्या है। एक बार ये पता पड़ जाता है आपका आधे से ज़्यादा काम हो गया। फिर आपको ये देखना है कि वेदर इट इज टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। और वो कैसे पता पड़ेगा? तो वो डिपेंड करेगा इनके रूल्स के बेसिस पे। रूल क्या है? क्लियर है, असेट बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट, एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। ऐसा क्यों? सिंपल है भैया नियम, आपको दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत ही नहीं। भैया आपको नींबू पानी पीना है तो सीधी सी बात है, मीठा करना है तो क्या डालोगे, शक्कर। शक्कर डालोगे तो क्या होएगा, मीठा। शक्कर कम करोगे तो क्या होएगा, कम मीठा। खट्टा करना है तो नींबू डालोगे, नींबू डालोगे तो क्या होएगा, खट्टा। कम डालोगे तो क्या होएगा, कम खट्टा। इसमें कोई दो नियम नहीं है, इसमें कोई ये एक्सेप्शन नहीं है, ये ऐसा ही होगा। हेलो, चाय कड़क करनी है, चाय पत्ती बढ़ाओगे, नहीं करनी है कम करोगे। मीठी करनी है, शक्कर डालोगे, नहीं करनी है, शक्कर कम करोगे। सेम इसी लॉजिक से अगर आपको एसेट बढ़ाना है क्या करोगे, डेबिट। कम करना है क्या करोगे, क्रेडिट। आपको इनकम बढ़ाना है, कम करना है क्या करोगे, बढ़ाना है, क्रेडिट। कम करना है। फिक्स है रूल, नियम फिक्स है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, ये ऐसा ही होता है। ये सिस्टम ही इसके बेसिस पे बनाया गया है, ये चलता ही ऐसे। तो आपने एक बार ये देख लिया स्टेप 2
कि आपको उसे डेबिट करना है या क्रेडिट करना है फॉर वट एवर एडजस्टमेंट्स विच आर गिवन, उसका बैलेंस क्या होगा। और फिर इसके बाद में आपको इसे क्या करना पड़ेगा, आपको इसका क्लासिफिकेशन इन द बैलेंस शीट देखना होगा। क्या मतलब क्लासिफिकेशन इन द बैलेंस शीट? जो मैंने आज क्लास में सबसे पहला सवाल पूछा था कि आपने अगर जमीन खरीदी है तो वो आपके लिए ये तो तय है कि एसेट है, बट एसेट के अंदर बहुत सारी लाइन आइटम्स है बेटा। तो उन लाइन आइटम में वो कहाँ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जाएगा या इन्वेस्टमेंट में जाएगा या इन्वेंट्री में जाएगा, ये तीनों एसेट है, पर ये डिपेंड करेगा आपके नेचर ऑफ बिजनेस। पर सर खरीदते समय अगर मेरे को यही नहीं पता है कि यार मेरा पर्पस क्या है, मैंने बस खरीद के रख लिया, तो अपन जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना तब समझेंगे कि अगर आपने कोई एसेट खरीदा है, जैसे जमीन खरीद के रख ली और अभी आपको मालूम ही नहीं है क्यों खरीदी है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपने यही पर्पस नहीं था, जरूरत नहीं थी, फिर भी खरीदी। बिना जरूरत के कोई चीज आदमी क्यों खरीदता है? क्योंकि उसे लग रहा है सस्ती मिल रही है, आगे इसकी कीमत बढ़ेगी तो अपन पैसे बना लेंगे। तो इस तरह की एसेट को क्या मानना चाहिए? इन्वेस्टमेंट। तो ये समझने के लिए कि बैलेंस शीट में ये इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेंट्री होगी, ये आपको कहाँ समझ में आएगा बेटा? ये पूरा डिटेल में समझ में आएगा जब आप सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ें। इसका मतलब आप समझ रहे हो, आपका सिलेबस ऐसा बनाया गया है कि सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फाइनल अकाउंट्स, ये सब पढ़ने के बाद आप उस स्टेज पे आओगे कि आप कंक्लूड करके बोल पाओगे कि यस, ले आओ अब रिलैक्स की बैलेंस शीट बनाना है तो वो बना देंगे। हालांकि वो इंड एस फॉलो करती है, बट कोई भी कंपनी जो एस फॉलो करती है आप उसके हिसाब से उसके फाइनेंशियल्स बना दोगे। तो हमें क्या करना पड़ता है? क्लासिफिकेशन एंड बैलेंस शीट देखना पड़ेगा कि ये बैलेंस शीट में कैसे क्लासीफाई होता है। बट क्या होता है दोस्तों, हमने को बैलेंस शीट में सिर्फ क्लासीफाई नहीं करना है, उसके साथ साथ उसके रिलेटेड डिस्क्लोजर्स भी देना पड़ते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। जब आप ये चार चीजें समझोगे ना, तब जाके आप पर्टिकुलरली किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर पाओगे। तो हमारे को इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या करना है, हमारा फोकस ये सारी चीजों को समझने पे होगा। ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन जब बैलेंस शीट में करने की बात है तो इसमें दो चीजें आती है क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले कि आप इसे किस हेड या लाइन आइटम में शो करोगे। तो दो चीजें आपको समझना होती है, एक होती है हेडिंग। आपने देखा होगा बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी में हेडिंग दो ही है, करंट और नॉन करंट। टोटल इक्विटी और लायबिलिटी साइड में क्या था? एक इक्विटी और एक लायबिलिटी था। इक्विटी के दो हेड्स थे, शेयर होल्डर फंड्स और एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। और लायबिलिटी के दो हेड्स थे, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ऐसे ही एसेट में भी दो ही हेड होते हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो आपको ये देखना है कि ये करंट है या नॉन करंट है, और फिर उसके बाद आपको लाइन आइटम देखनी है। जिसका मतलब क्या हुआ लाइन आइटम का, कि बैलेंस शीट में मैं उसे पीपी दिखाऊं या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिखाऊं या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखाऊं या इन्वेंट्री दिखाऊं या क्या दिखाऊं। ये दो चीजें आपको समझना पड़ती हैं। ये सब कुछ आपको कहाँ पर पढ़ना है? इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो आज अपना एक चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन और एक थोड़ा सा अकाउंट जो अपन ने पहले पढ़ा है उसका एक हल्का फुल्का रिकैप हो गया। बहुत ही क्विक रिकैप, डिटेल में तो नहीं, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात, अपन पूरा अकाउंट्स बेसिक डबल एंट्री सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, बट एक बेसिक सा रिकैप मैंने करा दिया। पर्पस आज के सेशन का समझ में आया था आपको क्या था? सिलेबस का ओवरव्यू लेना, डेबिट क्रेडिट को एक बार थोड़ा सा रिकॉल करना। आई एम श्योर ये सब चीज़ एकदम क्लियर नहीं हुई है, खास तौर पे जो टू बी डिस्कस लिखी हुई है वो सब। अब अपन कल क्या करने वाले हैं? कल के सेशन में थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे। किसके ऊपर? डेबिट क्रेडिट के ऊपर। तो खास तौर पे ये जो चीज़ें टू बी डिस्कस लिखी हुई है ना, ये सारी अपन कवर करेंगे पहले। और फिर एक बार जब अपन क्लास में ये मान लेंगे कि हर कोई को बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई है, और मैं आपके सामने कुछ टिपिकल चीज़ें रखूंगा। तो मैंने बोला एडवर्टाइजमेंट, फिर मैंने बोला डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, मैंने कहा गुडविल, फिर मैंने उसकी बजाय कहा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मैंने कहा डिबेंचर, उसकी जगह कहा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इस तरह की चीज़ों का आपका ये क्लियर होना चाहिए कि सर इसका बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट, ये बैलेंस शीट में एसेट में दिखेगी या लायबिलिटी में। जब ये क्लैरिटी अपने को आएगी ना, फिर अपन एक्चुअल में चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। ये सब बेस बिल्डिंग है, चैप्टर का पार्ट नहीं है, पर ये चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। तो इसी के साथ आज का अपना डिस्कशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं दोस्तों। किसी के कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर डन। अब आपके कुछ मिनट के ब्रेक के बाद आपकी अगली बैच शुरू हो जाएगी, विच इज ऑफ कॉस्टिंग विद अमित भाई। चलिए, थैंक यू।